24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सर, खबरों की दुनिया में नई शुरुआत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आज कर दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शुभारंभ हो गया है, आपके चैनल को, आपके जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये चैनल निश्चित तौर पर अपना आयाम सिद्ध करेगा। बड़ी बात यह है कि आज नवरात्रि का पर्व है जी, और नवरात्रि के दिन आप इसका शुभारंभ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी शुभ मुहूर्त है। मैं माता दुर्गा के आराधना पर्व नवरात्रि की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। माता दुर्गा ने जिस तरह गलतियों का शमन किया, अच्छाइयों की स्थापना की, आपका चैनल भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। सर्वहारा वर्ग के उत्थान की दिशा में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। गरीबों के अधिकार, हक, उनकी लड़ाइयों के लिए आप आगे आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ढेर सारा आप सबको बधाई देता हूं आज के इस शुभारंभ अवसर पर। बिल्कुल सर। सर, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की हालत खराब चल रही है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, सरकार ने तमाम फैसले लिए, लेकिन ज़मीन पर वो हकीकत नहीं दिखाई दे रही है। गृह मंत्री होने के नाते इस वक्त आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रशासनिक अमला भी बहुत सख्ती से काम करे। कहाँ दिक्कत हो रही है सर? क्योंकि कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है सरकार और जनता के बीच में। नहीं, अभी क्या हुआ कि पिछले साल जब कोरोना मार्च में शुरू हुआ, 22-23 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा जी, तो नया नया था, और उसके बाद लगातार 7-8 महीने का अनुभव हमारे सामने है, प्रशासन और हमारे अधिकारियों के सामने। ये थोड़ा सा विलंब होने के कारण और बढ़ने का कारण मूल रूप से जो मैं समझ पा रहा हूँ जी, इस तरह अचानक वृद्धि हो जाएगी ऐसा किसी को एहसास नहीं था। अचानक ही आया और शुरू हुआ, हमारी तैयारियां पूरी थी, पर बड़ी बात यह हो गई कि पहले शहरों में था, इस बार गांव में भी शुरू हो गया। और सारा हमारा ओपन हो चुका था, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे एयर की बात हो, हवाई जहाज़ की बात हो, चाहे आवागमन की बात हो, सारी चीज़ें शुरू हो गई थी, कामकाज, विकास का काम, मनरेगा। तो इसलिए भी ये थोड़ा अचानक फैलाव हुआ। एक बात ज़रूर थी, जनता में जागरूकता की बड़ी कमी नज़र आई। ये फैलाव का बड़ा कारण ये रहा जी, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, लेकिन आम जनता में मुझे लगा कि कोरोना से एक बार हम निपट चुके हैं तो भय आम जनता के मन में ख़त्म हो गया था जी। इसलिए जल्दी जल्दी पब्लिक इसको समझ नहीं पाई और बढ़ गया। लेकिन हम लोग गृह मंत्री के नाते भी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने लगातार मॉनिटरिंग की है। सभी विभागों को, डॉक्टरों को, अधिकारियों को, प्रभारी मंत्रियों को, प्रभारी सचिवों को, संभाग स्तरीय समाज प्रमुखों को, धार्मिक लोगों को, सबसे बैठक किया, सबसे चर्चा किया, सबसे बातें की। पैसा भी हर जिले के कलेक्टरों के लिए रिलीज करवा दिया। बेड की संख्या बढ़वाई गई, क्वारंटाइन सेंटर भी, होम आइसोलेशन की व्यवस्था भी, दवाइयों की व्यवस्था भी, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्था बहुत तेज गति से कर लिए हैं। और अब उसको रोक करने के लिए लॉकडाउन किए हैं। बहुत अभी कल से अपने काबू में आना शुरू हो गया है। हर जिले का रिजल्ट अब नीचे ग्राफ आना शुरू हो गया है। 2-3 दिन 4 दिन में
काफ़ी अच्छा सुधार आ जाएगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि सरकार जो तमाम सख्ती बरत रही है और जनता से जो मैसेज कन्वे कर रही है वो जनता समझे। अब मेरा सवाल आपसे सर ये है कि क्योंकि इस वक्त में देखें तो प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी प्राथमिकता सरकार की है। लेकिन अगर 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो 15 आरक्षक कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। कुल मिलाकर 86 इस वक्त जो आंकड़ा है पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने का आंकड़ा है। तो कहाँ दिक्कत हो गई? क्या ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरती गई या आपाधापी इतनी ज्यादा हो गई कि लापरवाही इधर से हो गई, सरकार की तरफ से हो गई, प्रशासनिक अमला भी उसे समझ नहीं सका? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, हमारा पुलिस विभाग पिछले साल जब पूरा लगातार 8-9 माह काम किया है जी, और अपने आप को बचा के काम करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, उनको पूरी सुविधा दी जाती है, उनके भोजन पानी मनोरंजन की, तो कोई आपाधापी की बात नहीं आई है जी। और न ही किसी भी प्रकार से लापरवाही की बात आई है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे सामने, हमारे कर्मचारियों के सामने मार्मिक प्रसंग आ जाता है जी। जैसे कोई कोविड पेशेंट जा रहा हो, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, इधर से उधर आ रहे हैं या रोक लगा के जांच करते हैं चौक में, लॉकडाउन पीरियड में ना निकलें, उसमें से कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, जांच नहीं हुआ रहता जी। और जब हमारा पुलिस का अधिकारी उसको रोकता है, उसका पूछता है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहा है, उसके परमिशन की कागज देखता है तो टच हो जाता है। तो ये छोटा सा ऐसा कारण होता है जो अनचाहा हो जाता है, उसके कारण होता है। लापरवाही नहीं बरतते, पूरी सावधानी हमारे कर्मचारी बरत रहे हैं। जी। और कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कितना सुचारू है प्रदेश में? हमारे प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद पूरे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि हमारे मुख्यमंत्री जी की सतत निगरानी में हम सब काम करते हैं और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हर हफ्ता समीक्षा करते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा है जी। कहीं पर कोई दंगा, कोई झगड़ा, लड़ाई, फसाद, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। क्राइम जो होता है वो भी तुरंत रिकवर होता है। इस तरह से हमारे प्रशासनिक अमला, अधिकारी, कर्मचारी, हमारी सरकार लगातार इधर ध्यान देते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में ये महामारी, वैश्विक महामारी की बात अगर छोड़ दें तो अमन, चैन और शांति है। जी। लेकिन अगर आपके गृह क्षेत्र की बात करें सर, तो वहाँ पर अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो हत्या की बात हम कर ले, रेप की बात कर ले, ये तमाम जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हत्या है, रेप है, चोरी डकैती जो घटनाएं होती हैं जी, वो पुलिस का जो काम है। एक तो देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा कड़ाई करते हैं तो मानवाधिकार की बात आती है। तो हमारे विभाग से हम इतना कोशिश करते हैं कि अपराधियों के मन में भय बना रहे ताकि अपराध ना हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। कौन आदमी अपने घर के अंदर बैठ के अपराध की सोच रहा है, इसको हम कैसे जान पाएंगे? 4 दोस्त एक साथ बैठते हैं और शराब पी रहे हैं और आपस में झगड़ा होकर चाकूबाजी हो जाता है, तो उसमें पुलिस क्या करेगा? उसका काम तो उसकी घटना के बाद ही होता है। घटना कम हो इसका प्रयास हमारा विभाग जरूर करता है और उसमें हम सफल होते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे विभाग की है कि बड़े से बड़े घटनाक्रम हुआ है यहाँ छत्तीसगढ़ में और उसको रिकवर मात्र 24 घंटे से लेके 1 माह के अंदर हमने किया। 99% रिकवरी रेट है क्राइम में हमारे यहाँ। ये बड़ा सबसे बड़ी बात है हमारे विभाग की। कोशिश करते हैं कि अपराधियों के मन में भय हो और पुलिस के प्रति और आम जनता में सम्मान हो पुलिस के प्रति। ये हमारा लक्ष्य है, ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत के लेके हमारा विभाग काम करता है। जी। अब मैं बात नक्सल हमले को लेकर करूंगी सर, क्योंकि हमने अपने 22 जवानों को खो दिया। जिस तरीके की स्थिति हमने देखी, बहुत सारे सवाल भी सरकार पर उठाए गए। साथ ही साथ सवाल ये भी उठाया गया कि गंभीरता उतनी देखने को नहीं मिली। नक्सली हमले होते रहे, सरकार चुप रही, जबकि सरकार ने ये बात कही थी सत्ता में आने के बाद कि गोली का जवाब हम गोली से देंगे। देखिए, मैं इस विषय में बहुत साफ और स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने या हमारे विभाग ने सरकार बनने के बाद
कभी ये नहीं कहा कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमको तय ये करना है कि हम बस्तर के अंचल के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को हल पकड़वाएं या बंदूक, हम लोग और उसी दिशा में हमारा काम चालू हुआ। बंदूक पकड़ाने की बजाय विकास को हम अंदर तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। अनेकों स्कूल जो 15-20 साल से बंद था हम लोगों ने चालू किया। राशन दुकान अंदर तक बंद था वो हम लोगों ने चालू किया। सड़कें अंदर तक नहीं बन पा रही थी वो हम लोगों ने चालू किया। अस्पताल अंदर के बंद हो गए थे वो हम लोगों ने इन 2 वर्षों में चालू किया। पानी की व्यवस्था, पेयजल की सारी व्यवस्थाएं, स्कूल हम सब ने चालू किया। उसका परिणाम आप देखेंगे। इस एक घटना 22 जवान को खोने की बात को अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे पिछले 20 वर्षों की तुलना में इन 2 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। तो अब नक्सली जो है जो फैलाव था पूरे बस्तर अंचल के 8 जिलों में वो सिमटते सिमटते एक जगह 2 जगह केंद्रित हो गए हैं। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अचानक इस प्रकार काम करते हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि नक्सली मूवमेंट को हमारे इस 2 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दिशा निर्देश में हम लोग बिल्कुल कगार तक ले जाने में कामयाब हो गए हैं और आगे भी केंद्र सरकार का सहयोग और मदद मिला, अच्छे से मिलता रहा तो हम इसको समाप्त करने में कामयाब हो पाएंगे। जी, राकेश्वर सिंह लापता रहे। लापता होने के बाद दावा ये किया गया कि नक्सलियों के कब्जे में है। उसके बाद एक जानकारी ये भी मिली कि नक्सलियों ने शर्त रखी है सरकार के पास रिहाई के लिए, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? क्या कोई शर्त रखी गई थी सरकार के सामने नक्सलियों की तरफ से? देखिए, जिस दिन एक जवान मिसिंग की बात शाम को आई, जब ऑपरेशन से और मुठभेड़ के बाद लौटे, तो उसके बाद यहाँ हमारे चैनल वालों ने मुझसे जानकारी मांगी आ करके कि उस पर क्या हो रहा है। तो मैंने उस दिन निवेदन किया चैनल को कि अभी इस पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि ये गोपनीय काम होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हमारे अधिकारियों ने और जो वहाँ के हमारे आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं और हमारे वहाँ के लोगों की मध्यस्थता की टीम बनी, जिसमें पत्रकारों की, मीडिया के 2-3 व्यक्तियों की भूमिका रही। इन लोगों ने जाके चर्चा किया। कोई शर्त नक्सलियों की ओर नहीं था, मध्यस्थता की टीम भेज दें ये बात था, तो टीम बना के भेज दिया गया था। और उन लोगों ने शर्त उनके पास ये रखा कि इस आरक्षक को आप यहाँ से ले जा करके कहीं छोड़ मत देना, उसके घर तक पहुँचाने की आप जिम्मेदारी लो, उसके परिवार तक सौंपने की जिम्मेदारी लो, तब हम इसको आपको देंगे, अन्यथा आप ले जाओ और फोर्स को दे दो, फोर्स इसके ऊपर कोई कार्यवाही करे, ये उचित नहीं होगा। ये नक्सलियों ने उनको कहा और उसी के तहत आप देखेंगे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्यस्थ टीम को, पत्रकारों को बुलाकर सम्मान किया, राकेश्वर का भी सम्मान किया और सारी मध्यस्थ टीम उनको लेकर अब कश्मीर जाएगी उनके परिवार में उसको सौंपने के लिए। जो वचन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करने के दिशा में कल कदम उठा लिया गया है। मध्यस्थ टीम पत्रकारों के साथ कश्मीर जाएगी उसको परिवार के को सौंपने के लिए। जी, नक्सली हमला हुआ तो सर सभी को उम्मीद थी कि एक बड़ा एक्शन प्लान दिखाई देगा, प्रतिक्रिया होगी सरकार की तरफ से, लेकिन जब वो स्थिति नहीं दिखाई दी तो परिजनों में गुस्सा देखने को मिला। गम तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने अपनों को खोया उसका गम तो है, लेकिन गुस्सा इस बात का भी है कि कब एक्शन लिया जाएगा नक्सलियों पर। देखिए, नक्सली अभियान आप भी जानती हैं और सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं होता नक्सली अभियान में जी। अगर उस समय एक्शन हुआ, 22 जवान मारे, हमारे जवान वापिस हुए और तुरंत हम उससे ज़्यादा फोर्स लेके जाते तो वो घात लगा के बैठते, तुरंत आ रहे हैं, तो 22 से हमको और ज़्यादा जवानों से हाथ धोना पड़ता। इसलिए नक्सली मूवमेंट रणनीति के तहत होता है और रणनीति हमारे अधिकारी बनाते हैं, उसके तहत परिस्थिति देखकर सूचनाएं एकत्रित कर काम आगे करते हैं। तो इसलिए ये तुरंत करने का काम नहीं होता कि कोई एक थप्पड़ मार दिया तो 2 आदमी और साथी बुला लो, 2 थप्पड़ मार के आ जाओ,
ऐसा काम नहीं होता नक्सली मूवमेंट में। जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने काफी आरोप भी लगाए नक्सली हमले के बाद, और उन्होंने कहा कि सरकार की प्लानिंग अच्छी नहीं थी, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से हमने अपने 22 जवानों को खो दिया। लेकिन एक लंबा अनुभव उनका रहा है क्योंकि उन्होंने भी सत्ता में काम किया है, उस वक्त भी नक्सली हमले हुए, बावजूद उसके जैसी राजनीति हमने देखी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरीके की राजनीति जायज है इस समय में? बिल्कुल जायज नहीं है। जैसा कि आपने कहा उनका अनुभव, मेरा एक प्रश्न का उत्तर डॉक्टर रमन सिंह और उसकी सरकार दे दे। डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि कोई नक्सली रणनीति नहीं है, सरकार सावधान नहीं है, इतना ऐसा हो रहा है। मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर रमन सिंह से, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कौन सी रणनीति नक्सली उन्मूलन के लिए उन्होंने अपनाया जिसके तहत छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया वो कर चुके थे, जिस रणनीति को हम नहीं अपना पा रहे और नक्सली बढ़ रहा है, बस उस रणनीति की बात हमको बता दें, हम वो रणनीति लागू करने को तैयार हैं। 15 साल में अगर वो रणनीति अपनाते तो नक्सलियों का सफाया हो गया होता। हमारा तो 2 साल है, उनके कार्यकाल में सारे स्कूल बंद, सारे सड़क बंद, सारे राशन दुकान बंद, सारे अस्पताल बंद। मैं उदाहरण सहित देना चाहता हूं, इन 2 साल में कितनी हमारी स्कूल अंदर तक हाल चालू हुआ, कितने राशन दुकान, कितने कैंप आगे बढ़ाए, कितने सड़कें आगे बढ़ाई। रमन सिंह जी को ये बात कहने के पहले गंभीरता से सोचना चाहिए। 22 जवान खोए हैं, उस समय राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, उस समय तो दुख का समय होता है। उनको तो ये कहना चाहिए कि ऐसे समय में राजनीति नहीं, कांग्रेस भाजपा और सारे राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है। ये अगर वो कहते तो मुझे खुशी होती, जनता को खुशी होती। बिल्कुल। अब मेरा सवाल टूरिज्म को लेकर है। सरकार ने इन 2 सालों में कितना काम किया? राम वनगमन पथ की भी बात करें तो कितना काम, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है पर्यटन के विषय में। जी, छत्तीसगढ़ में एक से एक पर्यटन केंद्र है जो विश्व के नक्शे पर उसका स्थान बन सकता है। लेकिन बिना राजनीतिक के मैं कहूँगा कि पिछले 15-20 वर्षों में, या जब मध्य प्रदेश में थे, तो छत्तीसगढ़ के विकास की ओर और यहाँ के विशेषकर पर्यटन विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। होटल मोटल बनाने तक सीमित रहे। वर्तमान में हमारी सरकार बने 1.25-2 साल हो रहा है, जिसमें 1 साल पूरा कोरोना में निकल गया। मात्र 1 साल 1.25 साल में हम लोगों ने जितना काम किया है, अभी हमारा जसपुर का, छिल्पी का, सरोदा दादर, चित्रकूट का, गंगरेल का, सारे जगहों पे ऐसा सुंदर स्थान हम लोगों ने बना दिया है कि उसमें यात्री 1-1 महीने की एडवांस बुकिंग चल रहा है जी। बहुत बढ़िया जगह है। अब इसके बाद हम वाटर एडवेंचर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट में बढ़िया पर्यटन का बना रहे हैं। एक से एक हमारी प्लानिंग है जो कर रहे हैं। अभी आपने एक बात कही राम वनगमन पथ की। भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल में से सर्वाधिक समय यहाँ छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। लगभग 50 से 55 जगह भगवान राम यहाँ पर घूमे हैं, रुके हैं, आए हैं। उनमें से 9 स्थानों को अभी हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का विशेष, एक प्रकार से कहूँ, ड्रीम प्रोजेक्ट है राम वनगमन पथ। और इन 9 जगहों के लिए हम लोगों ने DPR तैयार की, टेंडर हो गया है। 3 अलग अलग एजेंसियों को हम काम दे रहे हैं। लगभग 137 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 4-5 विभाग मिलकर इस काम को कर रहे हैं जी। जहाँ जहाँ जैसे नगरीय निकाय है, फॉरेस्ट है, जल संसाधन है, ये सब विभाग, हमारा पर्यटन विभाग है, PWD विभाग है, सब विभाग मिलकर इसको कर रहे हैं। चंदखुरी का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया गया है। भारतवर्ष में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर हमारे चंदखुरी में है, जो रायपुर के पास स्थित है। वहाँ का प्रोजेक्ट हमारा काम शुरू हो गया है। धीरे धीरे सारे कामों को हम शुरू करने वाले हैं जी। बड़े बड़े क्रूज भी ला रहे हैं और बड़े बड़े नए नए हम लोग पर्यटन स्थल विकसित करते जा रहे हैं। जी, अब मेरा सवाल आबकारी को लेकर होगा, क्योंकि इस पर सवाल उठाए गए। पिछले दिनों हमने एक खबर सुनी, सरकार का फैसला सामने आया कि शराब की लिमिट को, यानी कि सीमा रखने की बदली गई, रेट में बदलाव किया गया, जबकि
पूर्व की सरकार का ये कहना था कि इस सरकार का, मौजूदा सरकार का नारा था कि हम शराब नीति के तहत काम करेंगे, शराब बंदी करेंगे। बावजूद ये बदलाव सरकार ने क्यों किया? देखिए, कोई रणनीति या नीति कोई बनाई जाती है, उसका फायदा और नुकसान देखा जाता है जी। ये शराबबंदी की बात हमारी सरकार ने कही थी, हमारी पार्टी ने बहुत विनम्रता पूर्वक। हर आदमी सोचे मेरी बात को गंभीरता से। अगर हमको कोई 1 मिनट लगेगा शराबबंदी करने में, आज हम एक आदेश देते हैं कल से सारे शराब दुकान बंद, तो दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरा नशा का व्यापार जो शुरू होगा, अवैध नशा का, जो कोकीन है और उसके अलावा नशीली दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, चरस है, अफीम है, ये सब अगर शराब बंद करने से शराबबंदी हो जाए, नशा बंद हो। शराबबंदी अलग चीज है, नशा बंद अलग चीज है। शराब बाटल तो बंद हो जाएगा, लेकिन अन्य नशा को कैसे बंद करें? तो इसको परिवार को जागरूक करने में धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, ये सब जागरूकता का परिचय दें, अपने परिवार को इस तरह आगे बढ़ें, अपने समाज को उस दिशा में आगे बढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर होगा। हमारा मानना है कि नशा मुक्त बनना चाहिए, शराब मुक्त की बात नहीं है। तो इसलिए इसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से जनता को कोई संदेश आप देना चाहें? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। 2 बातें। अभी वर्तमान में कोरोना का संकट है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, भ्रामक प्रचार से बचें। और सावधानी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मास्क लगाएं, वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है। एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों से करना चाहता हूँ। ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, मैं इस शब्द को गलत मानता हूँ। सोशल के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाना चाहिए, शारीरिक दूरी 2 गज की। सोशल का मतलब होता है समाज, सामाजिक दूरी की बात नहीं कहनी चाहिए। एक जाति का दूसरे जाति से दूरी, ये शब्द ठीक नहीं है जी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सोशल डिस्टेंसिंग कहने वालों से फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें, पूरे देश में फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें। और दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, अभी दुर्गा रानी का आज पर्व शुरू हुआ है, नवरात्रि का। सब हर्ष उल्लास के वातावरण में मनाएं इस पर्व को, हंसी खुशी से, पर सावधानी बरतें, भीड़ के जगह में ना जाएं, अपने परिवार को अच्छा सा संक्रमित होने से बचाएं, दूसरों को बचाएं। सबका जीवन हमारे लिए कीमती है, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस कोरोना संक्रमण काल में खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रहें। लॉकडाउन खुलता है तो भीड़ ना बढ़ाएं, सामान मिलेगा 2 घंटा लेट से मिलेगा, 1 दिन बाद मिलेगा, पर जागरूकता का परिचय दें, यही निवेदन करता हूं। आपके चैनल को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जनता की आकांक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे, इस विश्वास के साथ फिर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।